नमस्कार छात्रों, जीवन सर की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने प्रतिशत के पार्ट 1 में कल कुछ सवाल बेसिक से क्वेश्चन सीखे, आज हम उससे आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चन आज हल करेंगे। कल हमने इस तरह के क्वेश्चन पे जो है कल की वीडियो को स्टॉप किया था। आज फिर से हम रिवीजन के हिसाब से पहला एक क्वेश्चन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज का जो क्वेश्चन है आपको हल करने का इसका तरीका मैंने बताया था। क्या बताया था? अगर किसी भी व्यक्ति की जो आय हो या कुछ भी खर्चा हो उसमें पहले बढ़ोतरी या फिर कमी होती है तो उससे सवालों को किस तरह से हल करेंगे। देखिए सिंपल सा लॉजिक है। कल हमने इस टाइप के सवाल पे जो है वीडियो को स्टॉप किया था। तो देखिए 10% की वृद्धि यानी आपको 100 में 10% बढ़ा देना है, 20% की कमी यानी 100 में 20% कम कर देना है और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो आपका, जो भी इसका काटने में आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट गई तो 11 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया, 88 आया है ना। 88% रह गया, मतलब 100% में से आपका 88% वैल्यू रह गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 12% की जो है उसकी आय में कमी आएगी ओवरऑल। तो अगला आपका इंक्रीज और डिक्रीज का अगला क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज अलग है, बाकी सवाल को करने का तरीका वही है। क्या लिख दिया? आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी हो तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, है ना। आपने पढ़ा होगा कि जो आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। लंबाई गुणित जो है चौड़ाई होता है। ठीक है, बस आपको इतना सा याद रखना है, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई ही करना है। तो उसके क्षेत्रफल में आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पर केवल देखना है। देखो लंबाई में जो वृद्धि है ना, क्योंकि यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई होती है और वृद्धि और कमी का क्वेश्चन हल करने का तरीका मैंने क्या बताया आपको? दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है तो उसका जो ओवरऑल है प्रतिशत में कमी या वृद्धि आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर भी वही करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने कि आयत की लंबाई इतनी बढ़ा दी और चौड़ाई इतनी बढ़ा दी तो उसका क्षेत्रफल बताओ, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस आपको परसेंटेज इफेक्ट बताना है। इसलिए क्या करना है आपको? 10% की वृद्धि यानी 110 हो गया, 20% की कमी मतलब 80 हो गया। देखो 100, अभी जो क्वेश्चन किया था वो वही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर भी वही है। देखो यहाँ पर जो हमने काटा 1188 यानी क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा? 12% परिवर्तन। कैसा आया? 100 माइनस 88, वही क्वेश्चन है ना। उसी क्वेश्चन को हमने जो है अलग लैंग्वेज में शो कर दिया। क्या कर दिया? आयत की लंबाई और चौड़ाई में दर्शा दिया, परंतु सवाल वही है, हल करने का तरीका भी वही है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन इसलिए नहीं आया क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है और हम इस जो इंक्रीज और डिक्रीज जो क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लाई। अगला सवाल है वही आपके कमी और वृद्धि का, परंतु यहाँ पर चेंजेस क्या हो गया? इससे पहले जो पढ़ा वो था आपका आयत के ऊपर बेस था, ये वर्ग के ऊपर बेस है ना। तो वर्ग की भुजा को जो है अपन क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं? 20% जो इसको भुजा को घटा दिया है। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, यानी जो भी भुजा होती है उसको क्या करते हैं अपन? स्क्वायर में करते हैं। तो फॉर्मूला केवल बेसिक सा आपको याद रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? होता है भुजा स्क्वायर होता है। और कुछ ध्यान में नहीं रखना है, कोई फॉर्मूला लगा के हल नहीं करना है आपको। वही कमी और वृद्धि का सवाल है। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, है ना। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? भुजा गुणित भुजा, यानी यहाँ पर भी आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई ही करना है। इसका मतलब क्या है कि वही तरीका अपनाएंगे। आप क्या अपनाएंगे? 20% घटा दिया मतलब 80, एक भुजा 20% घटी तो अगली भुजा भी जो है 20% कम हो जाएगी। तो 80 गुणित 80 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। वही तरीका निकालने का, 0 से 0 कट गया, है ना। 8 से 8 मल्टीप्लाई करने पर कितना है आपका? 64%, यानी 100 में से 64% ही रह गया। इसका मतलब क्या हुआ आपका जो है कितना परसेंट कम हो गया? 36% जो है कमी हो गई। क्या हो गई? कमी हुई। कितनी? 36% की, है ना। वो क्या? क्षेत्रफल में, है ना। क्षेत्रफल में जो है आपके कमी कितनी हो गई? 36%। अगला जो क्वेश्चन है दे रखा है आपको, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने % की कमी करे कि उसका जो ताकि उसका जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जो भी वृद्धि हुई है ना, वृद्धि को जो है आपको ऊपर लिखना है ना। बटे में क्या लिखना है? 100 प्लस जो भी कमी या वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही तो जोड़ देना है, कमी हो रही हो तो माइनस कर देना है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है आपको? 100 करना है। तो देखिए 25% की वृद्धि हो रही, 25 लिख दिया मैंने। ओके, उसके बाद जो है आपके खपत में 25% की वृद्धि हुई, नीचे क्या लिखना है आपको? 100 में वृद्धि हुई तो 100 में जोड़ दीजिए, कमी होगी तो 100 में से घटा देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या इसे मल्टीप्लाई करना है आपको? 100 से मल्टीप्लाई करना। देखो 25 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार। तो 20% की जो है उसको क्या करनी पड़ेगी?
उसके खपत में उसको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, जब जाके उसका जो खर्चा रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। तो देखो इसको अपन देखने के लिए कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, तो देखिए 25% की वृद्धि करे वो तो 125%। देखो खपत में जो अपन ने यहाँ निकाला है कि खपत उसकी कितनी होनी चाहिए, 20% कम होनी चाहिए। देखो खपत अगर 20% कम कर दे यानी 80, तो उसके खर्चे पे परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आना चाहिए, है ना। खर्च क्या रहना चाहिए, उसका अपरिवर्तित रहना चाहिए। तो क्या वास्तव में अगर 20% निकला वो सही आंसर है क्या, तो देखो 25 से 5 बार कट गया, 25 से कट गया 4 बार, है ना, 4 से कट जाएगा 2 बार, देखो 5 दूनी 10 मतलब 100%, है ना, 100 आया, यानी उसका खर्चा जो क्या है अपरिवर्तित रहा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पर आपको एक परसेंटेज दे रखा है और बोल रखा है कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, जो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमारे को जो है आंसर चाहिए और एग्जाम के अंदर जो है हमारे को 4 ऑप्शन में से एक टिक लगाना है। तो यहाँ पर अपने को दे रखा है 25% की वृद्धि, तो वृद्धि हो तो जो भी वृद्धि या कमी हो रही है ऊपर लिखना है, वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ दीजिए, कमी हो रही है 100 में घटा दीजिए, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे। तो 20% जो है आपकी, अगर वो 20% कमी कर देगा खपत में तो उसके खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आप चेक करने के लिए हमने निकाल भी लिया कि 100 अगर 25% की वृद्धि कर रहा है और खपत जो है 20% अगर कम कर देता है, मतलब 80 रह जाती है, तो उसका खर्चा अपरिवर्तित रहना चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, तो देखिए 100% ही रहेगा, मतलब उसका अपरिवर्तित। तो आज का अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि। तो इस प्रकार जो संख्या मिलती है आपको प्राप्त होती है वो मूल संख्या से क्या है, 64 कम है। तो मूल संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 20% की कमी है ना, क्या करा आपने, 80% हो गई, ठीक है। उसके बाद जो 20% की कमी करी है, उसके बाद फिर उस संख्या के अंदर जो आपके 20% कम करने पर जो 80% आया है, उसका कम कर कितना परसेंट कम वृद्धि कर दिया, 15% वृद्धि कर दिया उसमें। देखो 80 का 15% निकालेंगे अपन 80 का, तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, है ना, 1 0 से 1 0 कटा, है ना, 5 की टेबल से 3 बार कट गया, 5 की टेबल से 2 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, तो 4 तिया 12, यानी 12% की क्या हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। फिर से समझ लीजिए क्या दे रखा आपको, एक संख्या में 20% की कमी करी पहले, तो 100% होता है मूल में, अपने 100 में से 20% कम कर दिया तो कितना आ गया, 80 हो गया। 80 का में फिर क्या कर दिया उसने, 15% की वृद्धि, है ना, तो 80 का 15% निकाला अपना तो कितना आया, 12%, यानी पहले था अपना 80, है ना, 80 में फिर 12% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया, 92% हो गया। ओके, तो संख्या में क्या फर्क आया, 92% हो गया। तो मतलब जो आपकी 100% जो रियल नंबर्स था, रियल जो संख्या थी उसमें वो जो घट के कितनी रह गई, 92% रह गई। तो जो 100% जो थी आपकी वो 92% रह गई। इसका मतलब कितना अंतर आया आपके, 8% का परसेंटेज के जो है अंदर फर्क आया, है ना। और नंबर्स में कितना फर्क है आपका, 64। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8% जो है बराबर से कितना हो गया, 64, है ना। तो अब क्या निकालना, मूल संख्या। जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मूल में जो हमेशा क्या रहेगा आपका, 100 रहेगा। तो 100 निकाल लीजिए यहाँ पर, तो 8 से 8 बार कट गया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 800 आ जाएगा। ओके, तो इसको कैसे हल किया हमने, देखिए 8 बराबर यहाँ लिखा अपन ने 64, तो 100 बराबर से क्या, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, ये वैल्यू हमेशा ऊपर आएगी, ये वैल्यू इसके बटे में आएगी, और ये हमेशा इंटू में जाएगा, है ना। और क्वेश्चन मार्क यहाँ है, ये 8 से 8 बार कट गया और ये मल्टीप्लाई किया तो 100। तो और आपको सिखाया भी था कि आपको सीधा कैसे करना, देखो इनको ये ऐसे और ऐसे आपस में इनको काट सकते हैं और यूँ मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ देखिए प्रतिशत का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। क्या है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से 320 रुपये में 5 किलो गेहूं अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो गेहूं का घटा हुआ मूल्य और आरंभिक मूल्य क्या था, आरंभिक बोल दो या प्रारंभिक बोल दो। तो आपसे परीक्षा में जो है एक ही चीज़ पूछी जाएगी। मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया है ताकि कभी प्रारंभिक पूछा जाए तो या आरंभिक पूछा जाए तो आप कैसे निकालें, और घटा हुआ मूल्य निकालें यानी बाद का मूल्य निकालें तो आप किस तरह से ज्ञात करें। देखो इस सवाल को हल करने के 2 तरीके हैं, है ना। आपको जो तरीका अच्छा लगता है उससे आप जो है सवाल को हल कर सकते हैं। पहला अनुपातिक, है ना। पहला क्या है, अनुपातिक, यानी आप अनुपात लेके भी इसको जो है सवाल को हल कर सकते हैं। देखो मूल्य का अपोजिट, है ना, मूल्य का विपरीत मात्रा का रेशो होगा। यहाँ पर क्या होगा, मात्रा का। तो जो मैंने क्या लिखा, मूल्य का विपरीत जो अनुपात होगा वो क्या होगा, मात्रा का। मात्रा का जो है आपका रेशो होगा,
ओके, तो देखो मूल्य का रेशो क्या है, ये तो हो गया आपका प्रारंभिक वैल्यू और ये बाद की या घटी हुई, है ना, बाद की या इसको आप जो है घटी हुई वैल्यू कह सकते हैं। तो देखो 20% की कमी हो गई, तो मूल में तो कितना था 100, 20% की कमी हो गई मतलब कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ओके, इसको काटेंगे आप तो देखिए 5:4, है ना, कितना बन गया मूल्य का रेशो आपका बन गया 5:4। अब देखो इसका विपरीत मतलब उल्टा कर दो, 4 इधर लिया और 5 उधर चला जाएगा, तो ये बन गया आपका मात्रा का रेशो बन गया, है ना। अब सवाल में मात्रा का रेशो निकाला अपन ने, तो कहीं ना कहीं मात्रा से ही हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है फर्क कितना आया, 5 किलोग्राम का फर्क आया। देखो रेशो में फर्क कितना दिख रहा है आपको, रेशो में फर्क आपको दिख रहा है 1 का, और 1 की वजह से आपको केजी में अंतर कितना दिख रहा है 5 केजी का। ओके, 1 की वजह से रेशो में अंतर कितना है 4 और 5 में अंतर जो है वो 1 का है। उसके बाद आप देखिए वजन में या किलोग्राम में कितना अंतर आया है, 5 किलोग्राम अधिक मतलब अंतर है, तो 1 बराबर से 5। अब आपको निकालना है, मान लो कि घटा हुआ मूल्य निकालना है, पहले क्या निकालना है घटा हुआ। तो देखो घटा हुआ मूल्य कौन सा रहेगा, ये वाला रेशो, है ना। घटा हुआ मूल्य का मतलब क्या होगा, ये रेशो हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये 4 से 5 बड़ा क्यों है, देखो एक चीज़ है कि मान लो कि अपने पास जो है 100 रुपये है ना, तो 100 रुपये में जो है मान लो कि 20 किलो कोई चीज़ आती है। अब मैं मान लो कि 100 रुपये में 25 लाऊंगा, है ना, 25 लाऊंगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका जो मूल्य है वो क्या हो गया, घट गया होगा, तभी मुझे 5 किलो जो है एक्स्ट्रा मिला है। तो जो रेशो जो है वो क्या हो गया, उसका विपरीत हो गया। तो देखिए मुझे पहले निकालना है घटा हुआ, तो घटा हुआ रेशो कौन सा है, ये वाला है। तो देखिए 5 बराबर से क्वेश्चन मार्क, है ना, तो कितना हो जाएगा 25 किलोग्राम, कितना हो गया 25 किलोग्राम। ओके, उसके बाद अब मुझे देखना है आरंभिक मूल्य, है ना, आरंभिक मूल्य निकालना है, तो वो अपन यहाँ पर निकालेंगे। उससे पहले देख लीजिए ये 25 किलोग्राम आपका क्या आया है, वजन आया है। आपको निकालना है रुपए प्रति किलो, है ना, यहाँ लिखा नहीं मैंने, बाकी यहाँ निकालना है आपको रुपीस पर केजी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, रुपीस पर केजी में फाइंड आउट करना है आपको। तो देखिए 25 किलो आया, तो 320 में अब 25 का भाग लगा देंगे, है ना, तो कितना आएगा, देखो आपका ये हो गया आपका रुपए और ये हो जाएगा केजी, तो आंसर आ जाएगा रुपए पर केजी में। देखो 5 की टेबल से 5 बार चला गया, है ना, 5 से चला जाएगा 5 अंक 30 और 5 चौक 20, फिर 5 से काट देंगे अपन, तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 8 40, मतलब आंसर क्या आया आपका 12.8 रुपये पर केजी आया। अब मान लो कि आपको जो है आरंभिक मूल्य निकालना हो, तो क्या करेंगे, वही 1 बराबर 5 किलोग्राम। आरंभिक वैल्यू क्या हो गई आपकी, देखिए प्रारंभिक वैल्यू कितनी है 4 बराबर से कितना आएगा, तो 20 केजी आएगा, कितना है 20 केजी। आप 320 रुपये पर केजी निकालना, रुपये अपने पास दे रखे हैं 320, है ना, और 20 केजी दे रखा है, तो 20 केजी आया अपना, तो इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, ये 16 रुपये पर केजी, कितना है 16 रुपये पर केजी। तो देखो यहाँ दे रखा आपको, इसका भी एक मतलब होता है, क्या होता है कि आप रुपये में भाग लगा दो केजी का, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये कोई सिंबल नहीं, प्रति लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखते हैं अपन इसको, रुपये प्रति किलोग्राम, है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, रुपये पर केजी, इसका मतलब क्या होता है, रुपये में भाग लगाओ केजी का, तो आपका आंसर आएगा। तो रुपये में भाग लगाए केजी का, तो हमारा जो है आंसर आ गया। एक तो ये मेथड है ना। दूसरी मेथड क्या रहेगी, इसी सवाल को हल करने की दूसरी विधि जो है हमारी क्या रहेगी, वो रहेगी, देखो क्या रहेगी, यहाँ पर जो वैल्यू जो हमारे को वैल्यू से निकालेंगे, इसको हमने सोल्व किया मात्रा से, मतलब किलोग्राम से। अब हम इसको जो है वैल्यू को लेके सोल्व करेंगे, तो देखो इससे भी आपका आंसर एकदम एक्यूरेट सही आएगा। कैसे, 320 रुपये, 320 रुपये जो है हमारा जो वैल्यू है वो 20% कमी के बाद की वैल्यू है, तो 20% कमी इसको बोलेंगे, मतलब 80% वैल्यू है। तो जब कमी नहीं होगी तो उसको क्या मान लेंगे हम 100, है ना, 100% रहता है मूल में, तो वैल्यू क्या रही होगी। तो देखो इसको काटेंगे हम, आपको बताया तरीका काटने का, ऊपर की वैल्यू ऊपर से, है ना, 8 से 4 बार और यूँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यूँ कह सकते हैं कि 400 रुपये रहा होगा, है ना। अब 400 रुपये रहा होगा और 400 में से 320 घटाया तो कितना आया आपके 80 आया। ओके, अब देखो 80 क्या आया आपके, रुपये आया। आपको आंसर निकालना रुपये पर केजी में, तो देखो रुपये आ गया 80, है ना, 80 रुपये का फर्क आया। वजन में कितना फर्क है आपका 5 किलोग्राम का, तो 5 से भाग लगा देंगे, तो देखो ये कितना आएगा 16 पंजे 80, यानी 16 रुपये, ये डंडा पर, और ये यहाँ पर था केजी, तो ये लिख दिया अपन ने 16 रुपये पर केजी। ओके,
ये तो हो गया आपका प्रारंभिक। जब इस तरह से आपको सवाल को हल करेंगे तो वो हमेशा आपकी प्रारंभिक वैल्यू आएगी। ओके, अब आपको घटा हुआ मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? घटने या बढ़ने के बाद। मान लो बढ़ भी सकता है, तो आपको घटने के बाद का निकालना है घटा हुआ। तो क्या करेंगे? देखो 16 रुपये जो है वो घटने से पूर्व था, घटा कितना? 20, तो कितना रहेगा आपको 80 बटे में क्या लिखेंगे? परसेंटेज का वैल्यू कितना रहेगा? 100। 80% मतलब परसेंटेज हटाया, बटे में वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी? 100 आ जाएगी। देखो वैल्यू 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार कट गया, नहीं मत काटो है ना, दशमलव लगा देंगे अपन। 0 से 0 काट दीजिए, और 8 छंग 48 का 8, और 8 ने 4 12, और 10 की 1 पॉइंट लग जाएगी, तो क्या हो जाएगी? 12.8। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में जो है आपका आंसर सेम है। घटा हुआ मूल्य यहाँ 12.8 था, यहाँ पर भी घटा हुआ मूल्य कितना है? 12.8। प्रारंभिक वैल्यू कितनी है? 16। तो इसको फिर से समझेंगे हम। देखो यहाँ पर जो है हमने इसको रेशो से किया, आपको जैसी विधि उचित लगे वैसे कर सकते हैं। रेशो निकाल लिया, रेशो निकालने के बाद उसको विपरीत इसलिए किया क्योंकि हम जो मात्रा से सवाल को हल करने वाले हैं, तो इसका विपरीत हो गया मात्रा का रेशो। फिर देखिए हम रेशो में जो अंतर है वही वजन में अंतर हो जाएगा, तो 1 बराबर से हमारा 5 किलोग्राम हो गया। तो हमने यहाँ निकाल लिया, पहले जो निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया? देखिए हमने जो निकाला ये जो था ये घटा हुआ मूल्य था। क्या था? घटा हुआ। ओके, ये घटा हुआ और ये प्रारंभिक। ठीक है, ये घटा हुआ मूल्य हो गया और ये जो है आपका प्रारंभिक मूल्य हो गया। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली तो 5 का कितना गया? 25 आ गया है ना। और हमने को पूछा गया था रुपए पर केजी निकालो, तो 320 रुपये में हमने 25 का भाग लगा के जो है 12.8 रुपये पर केजी निकाला। प्रारंभिक पूछा जाएगा तो वही 1 बराबर 5, तो 4 प्रारंभिक है, तो यहाँ लिखा हमने 4 बराबर से जो क्या आएगा? 20 आया, 20 का भाग लगा दिया, वही आंसर आ गया। इसमें क्या किया हमने? वैल्यू को ही मान लिया कि वो जो मूल्य जो था वो 20% कम होने के बाद 320 हो गया, तो वास्तविक मूल्य कितना रहा होगा? तो 400 रहा। 400 में से 320 घटा दिया तो कितना बचा आपका? 80 रुपये का अंतर है। 80 रुपये का अंतर हो गया। वजन में अंतर कितना हो गया? 5। तो हमारे को आंसर पूछा है रुपये पर केजी, तो 80 में 5 का भाग लगाया, कितना आया? 16 रुपये पर केजी। इस तरह से हल करने पर जो वैल्यू फर्स्ट में आएगी वो आपकी प्रारंभिक मूल्य कहलाएगा। घटा हुआ निकालने के लिए जो भी वैल्यू आई है, जितना परसेंटेज कम हो रहा है, 20 कम हो रहा है, तो यहाँ 80%, 80/100 निकाल दिया, तो जो आंसर आया वो आपका 12.8 है। या उसी टाइप के सवाल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और फिर से समझते हैं उसी चीज़ को। उसी टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर 600 रुपये में 10 किलो चावल अधिक आते हैं, तो चावल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या होगा, है ना। तो इसको यूनिट को भी याद रखना। देखो आपको पर केजी, रुपये पर केजी है ना, रुपये लिख सकते हो, रुपये प्रति किलोग्राम। तो जो है रुपये पर केजी में आपको आंसर निकालना है, और कौन सा निकालना है? घटा हुआ मूल्य। तो आपको हल करने के 2 तरीके बताए मैंने। पहले तरीके में देखेंगे, देखो हम क्या देखेंगे, ये मूल्य का रेशो हो जाएगा, है ना। मूल्य का रेशो देखो एग्जाम में जाएंगे तो आप हर चीज़ लिखते नहीं है, तो समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, बाकी आप इसको बहुत ही जल्दी और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। देखिए 100 पहले था, 25% कम हो गया तो कितना हो गया? ये तो हो गया अपना 100%, और ये हो गया 75%। ये आपकी होगी प्रारंभिक और ये घटी हुई वैल्यू। ओके, मात्रा का रेशो निकालेंगे, उल्टा कर देंगे। पहले इसको काट दीजिए। देखो 25 चौक 100, 25 तिया 75, तो 4 और 3 जो रेशो हो गया वो मूल्य का हो गया। तो मात्रा का रेशो क्या हो जाएगा आपका? 3 और 4, ये रेशो बन गया। अब आपको देखो क्या करना है, दोनों में अंतर कितना आ गया? 1 का अंतर है। 1 बराबर से कितने केजी का अंतर आ रहा है आपका? 10 किलोग्राम का अंतर आ रहा। कितना आ रहा? 10 किलोग्राम का अंतर आ रहा। तो देखिए आपको पूछा क्या है, डायरेक्ट वही निकालो, घटा हुआ मूल्य। तो घटा हुआ कितना रेशो है? 4। 4 बराबर से कितना किलोग्राम होगा? तो देखिए 40 किलोग्राम हो गया। कितना हो गया? 40 किलोग्राम। अब आपको पूछा क्या है, रुपये पर केजी निकालो। तो रुपये कितने हैं? 600 रुपये, है ना। 600 रुपये हो गए। किलोग्राम कितना है आपके? 40, है ना। तो दोनों से भाग लगा देंगे, है ना। ये 0 से 0 कट गया, और कितने बार कटेगा? 15 बार, है ना। तो आंसर क्या है आपका? 15 रुपये पर केजी। ये आपका आंसर आ गया। अब आपको इसको दूसरी विधि से करना है ना। ये बहुत ही आसान विधि, ये भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये आपका जो घटा हुआ मूल्य ले लिया। अगर ये पूछता है कि प्रारंभिक वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर 4 की जगह आप क्या रख देते? 3 रेशो रख देते, तो 30 आपकी वैल्यू आती, है ना। 30 से डिवाइड करते तो क्या हो जाता? 60 हो जाता, है ना। अब मान लो इसी को जो है अपने को दूसरी विधि से करना है, तो वैल्यू से करना है हल। तो वैल्यू अपनी जो है कितनी? 25% कम होने के बाद जो है वैल्यू कितनी हो गई? 600 हो गई, है ना। तो प्रारंभिक वैल्यू जो रहती है वो कितनी आपकी? 100 ही रहती है।
है ना। काटने के लिए ये ऊपर ये नीचे बटे में, अगर आपको सीधा काटना नहीं आता है तो ऊपर नीचे ऐसे इस तरह से इसको लिख सकते हैं आप, इस तरह से लिख के भी आप इसको काट सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। देखिए 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से कट गया 2 बार और ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ गया आपके 800 रुपये आ गया। क्या आ गया वैल्यू 800 रुपये। तो पहले 800 थी, अब हो गई आपके पास 600, तो अंतर कितना आ रहा है आपके इसमें 200 रुपये का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है 200 रुपये का अंतर, रुपये में अंतर आ रहा है 200 रुपये का, और वजन में अंतर कितना आ रहा 10 किलोग्राम का। वजन में कितना आ रहा 10 kg का अंतर आ रहा। देखिए रुपये में अंतर जो है 200 का, वजन में आया 10 किलोग्राम का, तो 0 से 0 कट गई तो 20 रुपये पर केजी। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये जो पूछा गया है घटा हुआ मूल्य ये हमारा आंसर है? सर यहाँ तो 15 आ रहा, वहाँ 20 आ रहा, तो अलग अलग क्यों है आंसर? ये तो सही है, वो गलत है क्या? हाँ वो गलत है। क्यों है? क्योंकि जब हम इस विधि से सवाल को हल करेंगे तो वो हमेशा आपका प्रारंभिक मूल्य आएगा। क्या आएगा? प्रारंभिक मूल्य आएगा, मतलब घटने या बढ़ने से पहले का। अब आपको घटा हुआ निकालना है ना, सवाल के अंदर पूछा है घटा हुआ, तो घटा हुआ निकालने के लिए क्या करेंगे 20 कितना घटा 25, मतलब कितना रह गया 75 बटे में 100। 25 से कितनी बार कट गया 3 बार, कितनी बार कट गया 4 बार, 4 से कितनी बार 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15 रुपये पर किलोग्राम। तो देखिए दोनों में आ गया। यहाँ पर भी आपको वो वैल्यू निकालनी है कि सर यहाँ पर भी बताइए, ये तो घटा हुआ मूल्य है तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, है ना। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे आप, प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या करेंगे, देखो एक का अंतर कितना आ रहा था 10 किलोग्राम। ओके, तो प्रारंभिक मूल्य की जो अनुपात है वो कितना है 3 बराबर से कितना आएगा, तो कितना आएगा आपका 30 किलोग्राम, है ना। भाग लगा दीजिए किसमें, रुपये कितना आपका 600 में भाग लगा दीजिए 30 किलोग्राम का, रुपये में भाग लगा दीजिए तो कितने बार कटेगा 20 बार कटेगा, तो यह आया 20 रुपये पर किलोग्राम। तो कोई सा भी आंसर आपसे पूछ लिया जाए, ताकि चाहे वो घटा हुआ मूल्य हो या प्रारंभिक मूल्य, तो दोनों ही तरीके से आप दोनों ही वैल्यू निकाल सकते हैं। सवाल के अंदर आपको दोनों पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि प्रारंभिक मूल्य और घटे हुए मूल्य में क्या अंतर है। तो देखो 20 और 15 में कितना अंतर आएगा, 5 रुपये का अंतर आएगा। यहाँ पर भी देखिए 20 और 15 में कितना बढ़ते हैं। क्या है सवाल, देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खाने पर, 20% कपड़ों पर तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 2400 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय आपको निकालनी है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए टोटल खर्चा निकाल लेते हैं, उसका कुल खर्च है ना, कुल कितना खर्च किया उसने प्रतिशत में। देखिए 10%, फिर किया उसने 20%, फिर किया उसने 10%, तो ओवरऑल कितना खर्चा कर दिया उसने 40%। ओके, मूल में जो प्रतिशत रहेगा आपका कितना रहेगा 100 रहेगा। 100 उसकी आय थी, 40 खर्च कर दिया उसने, तो कितना परसेंट बचाया उसने 60% बचाया। देखो 100 में से 40 खर्च कर दिया तो 60% बचाया। तो सवाल के अंदर आपको जाना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बचत ही क्यों निकाल रहे हैं, खर्चे से सवाल क्यों हल नहीं हुआ। क्योंकि जो एक वैल्यू दे रखी होगी आपको सवाल के अंदर, उस पर गौर करना है कि वो किस चीज़ की वैल्यू है। देखिए 2400 रुपये क्या है आपको, बचत है। क्या है, बचत है। 2400 क्या है, बचत है, इसीलिए हम बचत का प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो जो वैल्यू दे रखी है उसी का प्रतिशत आपको निकाल के सवाल को हल करना है। तो देखिए यहाँ पर जो 60% निकाला है ये क्या हो गई, इसकी बचत का प्रतिशत हो गया। क्या हो गया, बचत का प्रतिशत हो गया। और बचत की वैल्यू दे रखी इसीलिए बचत का प्रतिशत निकाला हमने। तो देखो इसको लिखेंगे अब 60 बराबर से 2400 रुपये बचाया उसने। ओके, तो क्या निकालना है, उसकी आय निकालनी है। देखो आय क्या होगी उसकी, हमेशा 100% होगी, है ना। यहाँ पर जो मूल वैल्यू क्या है आय से है, और आय में प्रतिशत कितनी होगी उसकी 100% होगी। तो देखिए 0 से मैंने 0 उड़ा दिया, है ना। 6 से कट गया ये, 6 चौक 24, 40 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4000 रुपये जो है उसकी आय हो गई। ओके, 4000 रुपये जो है उसकी क्या हो गई, आय हो गई। ओके, अगर इसी सवाल के अंदर हमारे को ये पूछा जाता, क्या पूछा जाता कि उसने कपड़ों पर कितना खर्च किया, है ना, तब बोलते कपड़ों पर खर्च ज्ञात करो, खर्च जो है ज्ञात करो। ठीक है, कपड़ों पे खर्च ज्ञात करने के बोला होता तो इसी सवाल में हम क्या करते, देखिए हमारे को जो वैल्यू दे रखी है वो तो बचत की दे रखी है, तो वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। तो 60 बराबर 24 ये हमने लिख दिया। अब जो पूछा है उसी को टारगेट करो, है ना। ऐसा नहीं कि आप आय निकाल के फिर 20% निकाले, नहीं। आपको पूछा गया 20% कपड़ों पे खर्च किया है ना, और कपड़ों का पूछा है तो 20% सीधा निकालिए। तो क्वेश्चन मार्क लगाया, 0 से 0 कट गया, 6 से 40 बार और 4 दूनी 8, मतलब उसने कपड़ों पे कितना खर्च किया
800 रुपये खर्च किया। ओके, अगर इसी सवाल में एक वर्ड जोड़ दिया जाए तो सवाल में क्या परिवर्तन आएगा? देखो, एक वर्ड जोड़ देता हूं मैं, शेष 10% खाने पर, है ना। फिर बोला शेष का, यहां वर्ड दे दिया शेष का 20% कपड़ों पर। फिर बोल दिया तथा शेष का, वापिस शेष का बोल दिया 10% मनोरंजन पर खर्च किया। तो सवाल के अंदर क्या परिवर्तन आएगा? क्या हम परसेंटेज को सीधा जोड़ के हल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब भी शेष का वर्ड जुड़ जाए तो आपको क्या करना है? सवाल को सीरीज मेथड से हल करना है। कैसे हल करना है? देखो, उसकी आय हमारे को पता नहीं है, वही याद करना है। कितना खर्च किया? पहले 10% खाने पर खर्च किया कर दिया, मतलब कितना बच गया होगा उसका? 90। मैंने 10/100 क्यों नहीं लिखा, 90/100 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे बचत दे रखी है वैल्यू के रूप में, तो मुझे 100 में से 10 खर्च करने के बाद 90 बचेगा, ऐसा मानना है। शेष का वर्ड आ गया, फिर 20% खर्च कर दिया तो कितना हो जाएगा? 80/100। फिर 10% खर्च कर दिया, फिर शेष वर्ड आया तो क्या लिखेंगे? 90/100। इस प्रकार से उसके पास जो बराबर ये सब होने के बाद कितने बच रहे हैं? 2400 रुपये बच रहे हैं। बात समझ में आई? कितना सॉरी 2400 नहीं लेके आप यहाँ पर जो है 6480 रख लीजिए, ताकि आपके कटने में जो है आसान रहेगा, समझने में आसान रहेगा। 2400 हो सकता है कटना ही पॉइंट में आए, जो हम उलझना नहीं चाहते, तो 6480 जो हो सकता है आपका सिंपल से कट जाए। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6480 रुपये जो है वो बच जाता है। ओके, अब देखो क्या करना है आपको। 2 जीरो उड़ गई, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गई। ओके, अब आपको देखो यहाँ से 8 से काट दीजिए पहले इसको। 8 से 8 बार कट गया, 1 बार कट गया, ठीक है। फिर 9 से 9 बार कट गया, वापिस 9 से 1 बार कट गया। कितनी बार कटा? 10 बार कटा। देखो 10 तो वो है, और 1 2 3 जीरो यहाँ पर रहेगी आपकी, है ना। तो जो उसकी जो आय जो है वो कितनी आ गई आपकी? 10,000 रुपये आ गई। कितनी आई? 10,000 रुपये आई। समझ में आया? अगर मान लो इसी सवाल को रिवर्स पूछ लिया जाए, कैसे? 10,000 दे रखे हो और आपको जो है बचत निकालनी हो, तो घबराना नहीं, वो 10,000 यहाँ रख देंगे, इसको हल करेंगे तो वैल्यू जो है आपकी वही आएगी। तो क्या किया हमने? पहले वाले सवाल और इसमें क्या अंतर है? इतना अंतर है कि यहाँ पर एक वर्ड जोड़ दिया गया है कि शेष का 10% खाने के बाद उसके बाद बचे हुए का खर्चा किया है। तो उस सवाल में आपको सीरीज मेथड फॉलो करनी है, सीरीज बनानी है ना। आगे जाके जनसंख्या पे भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, किसी शहर की जनसंख्या दे दी जो प्रतिवर्ष बढ़ती कमी होती है, तो वो उस सवाल को इसी तरह से आप उसी सवाल को अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए, कैसे? जनसंख्या के रूप में कन्वर्ट करके दे दिया जाए, जो अपने पिछला साल पढ़ा, तो क्या करना? कुछ नहीं करना है। देखिए जनसंख्या कितनी है आपकी, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 4000 है। पहले कितनी बढ़ी? 10 बढ़ रही, तो 110%, है ना। यहाँ पर कम होने का सवाल नहीं रहेगा, है ना, कम बहुत माइनर केस में रहेगी। तो 10% बढ़ी, 110/100 लिख दिया अपन ने। फिर वापस कितनी बढ़ी? 20% बढ़ी, 120/100 लिख दिया। और वापस कितनी बढ़ी? 10% बढ़ी, तो 110/100 लिख दिया। ठीक है, तो सवाल की जो लैंग्वेज चेंज है, करने का कोई तरीका चेंज नहीं हुआ है, इसको सीरीज वाला क्वेश्चन हम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको यहाँ की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या लिखा कि 3 वर्ष के पश्चात जो 1 2 3 के बाद जो है शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो पहले वाले सवाल और इसमें कोई अंतर नहीं है, हल करने के तरीके में भी कोई अंतर नहीं है, केवल इसकी भाषा में चेंजेस है कि वो जो सवाल था हमारा अलग भाषा में था, और सॉरी अलग लैंग्वेज अलग वे में था, और ये जो है हमारा जनसंख्या के ऊपर दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम वही तरीका काट लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गई, ठीक है, ये कट गया, ये यहाँ से 1 और 2 1 और 2 ये उड़ गया आपकी। तो आपको जो है 12 और 11 का मल्टीप्लाई करना है, 12 × 11 × 11, और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए 12 चौक कितना होता है? 48 होता है ना। एक बार 11 से मल्टीप्लाई करना है, वापस 11 से करना है। देखो इसको भी मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, कुछ नहीं करना है आपको, बस जोड़ते जाइए। 8 ने 4 12 का 2 80 ले, है ना, तो कितना हो गया? 5। वापस 11 से गुणा करना है, 8 लिखा, 8 ने 2 10 80 ले, फिर 5 और 6 7 और 1 80 का 8, है ना, और 5 का 5। तो ये जो है आपका आंसर आ गया। अगर आपको पार्ट 1 और आज का पार्ट 2 प्रतिशत का जो पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और प्रतिशत की और भी अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा होता है, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसके जो है अलग अलग पार्ट में आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आने वाले पार्ट को, प्रतिशत से संबंधित पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।